दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल न्यूज नशा में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश गुप्ता। राजनीति के अखाड़े में आज फिर एक बड़ा मोड़ आ गया है, जब सवाल उठे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो रहे हैं, तो जवाब से ज्यादा शोर हुआ कि अब क्या होगा। क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ उम्र का नहीं है, इस बार सवाल है लीडरशिप का। और अब जो एक नाम सबसे मजबूती से सामने उभर कर आ रहा है वो है नितिन गडकरी। जी हां, वही गडकरी जो प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट का हिस्सा हैं। फिर भी गडकरी मोदी शाह की जोड़ी के तौर तरीकों पर सबसे बेबाक बोले। वही गडकरी जिनके बनाए हाईवे पर मोदी जी ने कई बार फीते काटे, पर श्रेय अपने भाषण में खुद ले गए। वही गडकरी जिन्हें लोकसभा के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार की पहली लिस्ट में जगह नहीं मिली थी, तब उद्धव ठाकरे ने यह तक कहा था कि गडकरी जी आइए, आपका स्वागत है। आज नितिन गडकरी सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि एक विकल्प बनकर उभरे हैं। विकल्प उस लीडरशिप का है जो अनुभव भी रखता है, संघ से भी जुड़ाव रखता है और विपक्ष से संवाद भी। अब कई सवाल जरूरी हैं जो हर कोई पूछ रहा है। आज की चर्चा में हमारे साथ सुभाष शिर्के जी जुड़ रहे हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सुभाष जी, अगस्त 2014 में तब रहे बीजेपी अध्यक्ष जो अमित शाह थे, उन्होंने पार्टी की गतिविधियों के मार्गदर्शन के लिए वरिष्ठ नेताओं का एक मार्गदर्शन मंडल बनाया था, जिसके जो पहली लिस्ट बनाई थी उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी का नाम था। कहने का मतलब है कि इन नेताओं को उन्होंने साइडलाइन कर दिया था। उसके बाद भाजपा ने जो है 75 साल की उम्र के कई नेताओं को रिटायर करना शुरू कर दिया था, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ऐसे नेताओं की रिटायर करने की परंपरा शुरू हो गई थी। और अब हम आपको बताते हैं कि 2016 में तब 75 साल की उम्र हुई थी गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, उनका इस्तीफा हो गया था। उसी समय जो प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में मंत्री थी, उनकी उम्र 76 साल की थी, नजमा हेपतुल्ला जी, उनका भी इस्तीफा हो गया था। और उसके बाद 2019 में अमित शाह ने जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें साफ कहा था कि 75 साल से ज्यादा की उम्र वालों को टिकट नहीं मिलेगा। और अब हाल ही में जो है आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने भी 9 जुलाई को एक कार्यक्रम में एक क्या कहते हैं कि जो मोदी और शाह है इनको सुना दिया कि 75 साल की शॉल जब ओढ़ी जाती है तो इसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई है, अब जरा बाजू हो जाओ और हमें काम करने दो। तो सर, क्या नरेंद्र मोदी जो सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे वो सत्ता छोड़ेंगे, या लगता है कि आपको कोई नया कारण, नया शगुफा, नया कोई दलील लेकर आ जाएंगे? देखिए महेश जी, इसके पहले कई सारी बातें हुई है नरेंद्र मोदी इनके रिटायरमेंट के बारे में। सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र के शिवसेना नेता जो है संजय राउत, इन्होंने कहा था कि उन्होंने मई में ही कहा था कि एक क्लोज डोर मीटिंग में नरेंद्र मोदी इन्होंने ये बात कही है कि वो 75 साल के हो जाएंगे, उसके बाद वो प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे। केजरीवाल साहब मांग कर रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी इन्होंने जो मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, इनके लिए जो मापदंड लगाया था, क्या वो खुद के लिए भी लगा देंगे। और इस पूरे मामले में 9 जुलाई को एक नागपुर में एक स्टेटमेंट आता है आरएसएस चीफ का, मोहन भागवत जी का। उन्होंने मोरोपंत पिंगले जो आरएसएस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके एक बुक रिलीज के समारोह में उन्होंने ये कहा, ये नसीहत दी थी जैसे वो हमेशा देते हैं। वैसे उन्होंने इशारों में कहा कि नरेंद्र मोदी इनको 75 साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह शायद इनको ये एक डेढ़ साल से ये इनका चल रहा है कि आरएसएस के चंगुल से उनको छुटना है, और इसके लिए कोशिश उनकी लगातार जारी है। और यही कारण है कि बीजेपी का अध्यक्ष पद जो है वो आरएसएस चीफ और नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनके बीच में जो टसल हो रहा है, उसके कारण लगातार नड्डा जी को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल रहा है। तो बात ये उठ रही है बीजेपी के अंदर कि नरेंद्र मोदी इनको अपनी टर्म पूरी कर देनी चाहिए और उसके बाद वो रिटायर्ड में होंगे। आरएसएस का ये मानना है कि 2027 में द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, और उसमें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
वहां शिफ्ट हो जाते हैं राष्ट्रपति पद के लिए, तो उनको एक अच्छी एग्जिट, ऑनरेबल एग्जिट जिसको कहते हैं, वो ऑनरेबल एग्जिट मिल जाएगी उनको, और वो आगे राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहेंगे, और उसके बाद वो फिर आगे क्या करेंगे वो उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन ये मामला जो है, ये बीजेपी और आरएसएस इसमें अभी चर्चा चल रही है, एक दूसरे को इशारों में इशारे देने की बात चल रही है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री के मन में क्या है इसके बारे में अभी तक कोई भी उन्होंने मन की बात अपनी नहीं कही है। दूसरी तरफ जो संजय राउत की बात है उसको सिरे से खारिज देवेंद्र फडणवीस इन्होंने किया। हाँ, वो बीजेपी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, लेकिन आधिकारिक रूप में किसी भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इसके बारे में कोई टिप्पणी अभी तक इसके बारे में नहीं की है। महेश सर, अगर मोदी जी हटते हैं, जैसा कि अभी आपने बोला कि उन्होंने भी किसी भी प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया है, ना हाँ में ना ना में, हालांकि उनका कोई जवाब ना आना, कोई स्पष्टीकरण ना आना अपने आप में खुद एक जवाब है, लेकिन फिर भी अभी उन्होंने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया है। अगर मोदी जी हटते हैं तो क्या बीजेपी के पास नितिन गडकरी से बेहतर, और बेहतर होने के साथ साथ जो है वो स्वीकार्य चेहरा भी है, कोई और है, या गडकरी जी है जो है वही नंबर 1 पे आपको दिख रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे माने जाते हैं, और ये एक ही कॉइन के दो पहलू है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी अगर रिटायर्ड होने का फैसला लेते हैं तो और किसी को वहां पे चांस मिलेगा। वो अपने उन्होंने जो अमित शाह गुजरात से लेकर उनके साथ हैं, और कई राज दोनों के अंदर ही है, तो हाँ, ऐसे असली बात नेता यही जो है। है, हाँ, तो वो अपनी गद्दी जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो नरेंद्र मोदी इनके पीछे ही पड़ जाए, और उन्होंने क्या क्या कांड किए हैं इसके बारे में इंक्वायरी करते रहें, या फिर कोशिश करते रहे बाकी विरोधियों को वो जो चीजें हैं वो उनके हाथ में थोप कर इंक्वायरी की बात करते रहे। तो ये सारी चीजें जो है ये भी देखनी पड़ेगी, और कोई भी नरेंद्र मोदी जैसा आदमी जो बिल्कुल विरोधियों को पनपने नहीं देता, और उन्होंने गुजरात में भी जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने वहां पे विपक्ष को सफाया किया था। आज यहाँ वो प्रधानमंत्री है पिछले तीन टर्म से, तो वहां पे भी उन्होंने बिल्कुल विपक्ष को जो है वो तोड़ फोड़ फूट सब जगह पे उन्होंने हथियार अपनाया है, और ईडी के जरिए और बाकी इनकम टैक्स सीबीआई के जरिए उन्होंने सारे विरोधियों को परास्त किया है। तो ये सारा मामला देखते हुए जो भी होगा वो नरेंद्र मोदी इनका जो भी खासम खास होगा वही होगा। तो इसलिए हम जो बातें चल रही है कि क्या नितिन गडकरी होंगे, क्या स्वामी यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है वो इसमें प्रधानमंत्री के पद पे दावेदार रहेंगे, या फिर हमारे फडणवीस के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। तो ये जो नेता है, ये नेता कोई मायने रखते नहीं है। मैंने इससे पहले भी मैं कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी ही तय करेंगे कि वो कब रिटायर होंगे, और नरेंद्र मोदी ही तय करेंगे कि वो उनका उत्तराधिकारी जो है वो कौन होगा। भाई जी, सुभाष जी, जो अभी आपने खुद भी इस बात को बोला था, उसी के मैं लाइन में आगे बढ़ूंगा कि गुजरात लॉबी जो है मोदी और शाह खुद चाहते हैं कि हम जो है आरएसएस की मतलब पकड़ तो कहना ठीक नहीं रहेगा, कि आरएसएस के घेरे से बाहर निकले। और इसी क्रम में जो जेपी नड्डा थे, उन्होंने पिछले चुनाव के दौरान, जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें वक्तव्य भी दिया था कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो इस को आप किस नजरिए से देखते हैं कि क्या जेपी नड्डा का वो अपना था, या मोदी या शाह इन्होंने उस बात को कहलवाया ताकि आरएसएस को भी पता चल जाए और कार्यकर्ताओं को भी पता चल जाए कि मोदी अपने आप में अकेले काफी हैं? देखिए, 2019 के चुनाव के पहले यानी अभी चुनाव के पहले ये वाली बात हुई थी, लोकसभा चुनाव के पहले वाले ये बयान था जेपी नड्डा जी का। तो जेपी नड्डा इन्होंने जो बात कही वो अपने मन से तो वो कह नहीं सकते, क्योंकि इतना उनको अधिकार कभी दिया नहीं गया है। तो जो भी कहना है वो उनके जो आका है वही उनको जो बताएंगे वही वो रख लेंगे, ये तो तय है।
तो इसका मतलब ये साफ है कि जेपी नड्डा अपने मन से उन्होंने कुछ कहा नहीं, उतनी उतनी उनकी हैसियत भी बीजेपी में नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन्होंने जो तय किया था उसमें ये बात चल रही थी आरएसएस के बीच में कि आरएसएस हमेशा 10 साल 15 साल 20 साल आगे की राजनीति के बारे में अभी से प्लानिंग करती है। तो उसके तहत आरएसएस में प्लानिंग चल रही थी कि नरेंद्र मोदी इनकी 75 आने के बाद आगे क्या होगा, क्या बीजेपी फिर से एक बार उतना ही जितना नरेंद्र मोदी के समय में जीत मिली है, क्या उतनी ही जीत बीजेपी को मिल जाएगी? अगर नहीं मिल पाती है, नरेंद्र मोदी अगर हट जाते हैं सीन से, तो क्या अमित शाह या बाकी नेता जो है वो ऐसा ही करिश्मा कर पाएंगे? ये विचार मंथन बीजेपी में पिछले 5 साल से चलता रहा है और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी इन्होंने जेपी नड्डा के जरिए ये स्पष्ट कर दिया कि वो आरएसएस को मानने के लिए तैयार नहीं है। आरएसएस के चंगुल से बाहर जाने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए वो नरेंद्र मोदी का अब तक का जो पूरा जो चाल और उनकी जो दांवपेच है वो देखते हुए वो जब तक इस दुनिया में है तब तक वो प्रधानमंत्री पद पे रहना चाहेंगे, ये तो तय है। और उन्होंने जिस तरह से पूरा एक राजनीतिक सिस्टम बनाया है उसमें सारे जो बड़े पूंजीवादी हैं वो उनके साथ हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट उनके साथ हैं, धर्म सत्ता उनके साथ है, राज्य सत्ता के तो उन्होंने पाई ली है। तो धर्म सत्ता और ये जो उद्योग जगत है इनका मिलाप उन्होंने जिस तरह से किया है और उसको उन्होंने जो जोड़ दी है राज्य सत्ता में, जो पुलिसी जो सत्ता है, फिर वो ईडी के जरिए हो, सीबीआई के जरिए हो, इसके जरिए उन्होंने जो विरोधियों पे अंकुश लगाया है, ये जो मामला है वो और कोई कर नहीं पाया इसके पहले। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी इनका करिश्मा जो है वो अब बरकरार है। उन्होंने क्या किया, कितना डेवलपमेंट किया, उन्होंने जो उनकी जो नीतियां थी वो कितनी कारगर साबित हुई, उसका अंतिमता असर भारत पे कितना होगा, ये बात की बात है। लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी इनके खिलाफ बात करने के लिए या उनके खिलाफ एक जिसको कहते हैं कि एक टक्कर देने के लिए कोई दूसरा नेता आज की तारीख में बीजेपी में भी नहीं है, विपक्ष पे भी नहीं है। इतना उन्होंने फासला तय किया है। ठीक बात है ये। सुभाष जी देखिए, जो मोदी शाह है उनका रिश्ता आरएसएस से अच्छा नहीं चल रहा है, तनावपूर्ण चल रहा है, ये जग जाहिर है और साफ दिख भी रहा है। ठीक है जी, तो ऐसी स्थिति में क्या आरएसएस अब खुलकर गडकरी को समर्थन देगा? वो चाहेगा कि गडकरी जो है वो अध्यक्ष पद पर काबिज हो पार्टी के? देखिए, आरएसएस के मन में कई सारे नेता हैं और एक नेता से उनका यानी नितिन गडकरी तो है ही, लेकिन नितिन गडकरी की तबीयत, उनका जो बाकी सारी चीजें हैं ये भी आरएसएस देखेगा। लेकिन ये जरूर है कि आरएसएस ये भी देखेगा कि क्या नरेंद्र मोदी का करिश्मा वो हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। नरेंद्र मोदी इनको आसानी से, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी इनको हटाया, और वो भी मोहन भागवत जी इन्होंने ही हटाया था। और ये जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी चले गए और वो पूरी तरह से संघ को मानने वाले थे, इसलिए उन्होंने कोई चू भी नहीं किया। जब से नरेंद्र मोदी 2014 में वो सत्ता में आए हैं, तब से आपने एक भी शब्द लाल कृष्ण आडवाणी का कहीं देखा नहीं होगा। ना ही उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है, ना ही पब्लिक अपीयरेंस में उन्होंने किसी रूप में भाषण दिया है। तो इतना अनुपालन उन्होंने किया है आरएसएस के डिसिप्लिन का, उतना नरेंद्र मोदी करेंगे ये मुझे नहीं लगता। सही बात है। तो सर ये बताइएगा कि फिलहाल कुल मिलाकर अभी जो भी एक नाम चर्चा में चल रहा है, वो चर्चा में नितिन गडकरी ही एक सबसे ऊपर जो है विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन क्या भाजपा, आरएसएस तो उनको सपोर्ट कर रहा है, आरएसएस तो चाहेगा ही कि नितिन गडकरी बने। और नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में बयान भी दिया है। वो बयान जो है किसके खिलाफ जाता है सबको पता है कि अमीर आदमी जो है, कुछ ही अमीर आदमी है, सब कुछ उनके पास है और अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। फिर उन्होंने ये भी बोला कि प्रशासन के अंदर अनुशासन जरूरी है और उसके लिए जो अदालतें हैं उनका हस्तक्षेप भी जरूरी है।
ये भी उनका नजरिया क्या था, उनका इशारा किस तरफ था, वो चाहे कहीं भी हो, लेकिन समझदार तो यही मानेंगे कि केंद्र सरकार जो कानून लाती है उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है बैठ जाती है, या फिर केंद्र सरकार को अपने कानून वापस लेने पड़ते हैं। वही बात हो गई कि शासन के अंदर अनुशासन जरूरी है, और अनुशासन नहीं आता है तो कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी है। तो इस प्रकार के बयान जो नितिन गडकरी जी दे रहे हैं, वो अपनी सत्ता के खिलाफ, या यूं बोले कि गुजरात लॉबी जो है उनके खिलाफ देखे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और क्या वो नितिन गडकरी को लेकर सहज रहेंगे? क्योंकि नितिन गडकरी बहुत काम करते हैं, जनता के अंदर वो बहुत लोकप्रिय हैं, और इवन विपक्ष में भी उनका संवाद है। तो ऐसी स्थिति में जो भाजपा के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, वो क्या सहज रहेंगे नितिन गडकरी के नाम के साथ, या असहज रहेंगे? देखिए, नितिन गडकरी इसके पहले भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और जब लालकृष्ण आडवाणी इनको हटाया गया उसके बाद ये नितिन गडकरी के हाथ में यानी बीजेपी की जो कमान है वो सौंपी गई थी, और वो मोहन भागवत ने ये ऑपरेशन किया था। लेकिन नितिन गडकरी इनको काम करने नहीं दिया गया, और उनके खिलाफ कई सारे षड्यंत्र रचाए गए, और यही कारण था कि उनको एक टर्म उनकी पूरी हुई लेकिन सेकंड टर्म उनको नहीं मिली। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसलिए नितिन गडकरी का रास्ता भी साफ नहीं है। उसमें गुजरात लॉबी रोड़े डालेगी, ये तो तय है, और ये खुद नितिन गडकरी इनको भी पता है, इसलिए वो बीच बीच में ऐसी खरी खोटी सुनाते हैं, लेकिन उससे उनको अड़चने पैदा होती है, और यही कारण है कि वो हाशिए पे चले जाते हैं बीच बीच में। आप बिल्कुल देखते हैं कि वो कहीं पे उनका अता पता होता नहीं, ना कोई स्टेटमेंट होता है, ना कुछ होता है। नागपुर में वो बैठे रहते हैं, कभी कभार दिल्ली चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें नितिन गडकरी इनको हमने पिछले 11 सालों में हमने देखा है। लेकिन एक जरूर तय है कि आरएसएस जो भी चाहेगा वो ऐसा नेता चाहेगा जो आगे 10 साल या 15 साल की राजनीति करे, और वो बीजेपी को लीडरशिप दे। तो सवाल ये उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी इनके बाद नितिन गडकरी को इतनी अहमियत दी जाएगी? नितिन गडकरी का स्वास्थ्य भी आजकल, यानी उनके बारे में कई सारी चर्चाएं होती रहती है, और उसमें गुजरात लॉबी भी थोड़ा सा मिर्च मसाला डालने का काम करती है। तो ऐसे में नितिन गडकरी को क्या सब्स्टिट्यूट देखा जा रहा है? तो नरेंद्र मोदी इनका तो मुझे नहीं लगता कि गडकरी रहेंगे, लेकिन दूसरा कोई आदमी होगा जो या थोड़ा सा यंग होगा, और उसके लिए जरिए ये चीजें की जाएगी, और जो टक्कर का होगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टक्कर देने वाला होगा, इतना आरएसएस ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक उनको वो मिला नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है मिला नहीं है। और क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतने लार्जर देन लाइफ बन गए हैं कि आरएसएस को अभी उनको हटाना किसी भी तरीके से वो बहुत ही मुश्किल है। तो यही होगा कि नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं, कि क्या वो शांति से राष्ट्रपति पद ले लेंगे 2027 के बाद, और कमान अमित शाह इनको सौंपेंगे, ये भी देखना होगा, और क्या आरएसएस उसके लिए तैयार हो जाती है। ठीक बात है। मैं इसी क्रम में आपसे एक बात तो बोलना चाहूंगा, या कहिए कि पूछना चाहूंगा कि ये क्या ऐसा समय है, आपको लग रहा है कि जो आरएसएस है वो भाजपा में बदलाव की पटकथा लिख रहा है, या लिखने में सक्षम है? देखिए, पटकथा तो लिखने की तैयारी इन्होंने की है, और इसके लिए जो भी चीजें होनी है, तो सबसे पहले आरएसएस चाहती है कि बीजेपी का अध्यक्ष नया बने, क्योंकि अध्यक्ष पद एक पावरफुल पद होता है, और उसके जरिए बाकी सारे टिकटों का बंटवारा वगैरह ये सारी चीजें होती है। तो एक जो बीजेपी की भी जो संविधान है उसमें आरएसएस चाहती है कि अध्यक्ष पद जो है वो ऐसे आदमी के पास हो जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस गुट का नाम हो, और इसलिए पहले वहां पे आरएसएस कोशिश कर रही है, जो अब तक वो सफल नहीं हुई है। तो आगे नरेंद्र मोदी इनको हटाना प्रधानमंत्री पद से, ये काफी मुश्किल, या जिसे कहें टेढ़ी खीर साबित हो सकती है आरएसएस के लिए। तो इसलिए बीच का रास्ता निकलने की बात क्या होगी, इस पर अभी चर्चा चल रही है, कोशिश चल रही है। दूसरा, आरएसएस के जो चीफ है, उन्होंने जो बात
नागपुर में कही, वो भी देखना होगा कि उन्होंने सीधे तरीके से बात नहीं की, उन्होंने इशारों में बात की। तो अभी तक सीधी नसीहत वो देने की सिचुएशन में आरएसएस चीफ अभी नहीं है। माना जा रहा है कि जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद आरएसएस चीफ फिर से एक बार नरेंद्र मोदी को मिलने गए थे प्रधानमंत्री के आवास पे, उनकी मीटिंग हुई थी। तो और वहां पे भी इस बात की थोड़ी चर्चा हुई, ऐसा आरएसएस में कहा जाता है। इसके बारे में कोई पुष्टि अभी तक नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ चीजें जरूर आरएसएस चीफ ने नरेंद्र मोदी इनको कही है। वो सिर्फ पहलगाम के बारे में उन्होंने बात नहीं की थी, ये भी आरएसएस में बताया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि नरेंद्र मोदी इनका पैंतरा क्या होगा। अमित शाह को वो कमान सौंपेंगे। अमित शाह उसके बाद फिर अमित शाह इनके पास अभी वो 60 भी पार नहीं कर चुके हैं, तो आगे 20 साल की राजनीति वो आसानी से कर सकते हैं। और जिस तरह से यानी पर्दे के पीछे की जो पूरी दांवपेच है वो अमित शाह ही करते हैं, अर्थात नरेंद्र मोदी उसमें शामिल होते ही हैं, लेकिन जो भी एग्जीक्यूशन करना है वो अमित शाह करते हैं। तो ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी इनको पता है कि उनकी जो लीगेसी है वो अमित शाह बखूबी से चला सकते हैं। बाकी कोई और नेता होगा तो इस लीगेसी के खिलाफ जरूर वो काम करेगा। तो इसलिए नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहेंगे कि अमित शाह को छोड़ बाकी कोई नेता जो है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार रहे। सुभाष जी, आप तो आरएसएस को बहुत करीब से जानते हैं, आरएसएस की सारी कार्रवाई को समझते हैं, भाजपा क्या है, आरएसएस क्या, सब। एक्चुअली क्या है कि हम पत्रकार लोग साफ चीज को समझते हैं, भाजपा और आरएसएस, और इन दोनों में क्या समन्वय है, अगर इनके दोनों में दूरी होती है तो क्या होता है। और जो नेता है वो भी इस बात को जानते हैं कि आरएसएस क्या है, भाजपा क्या है, दोनों का आपस में समन्वय क्या है, समझौता क्या है, एकता क्या है, संगठन की मजबूती क्या है। हम अगर आम आदमी पे जाते हैं, जो कि सच्चाई में मैं बता रहा हूं आपको, अगर हम बात करते हैं आरएसएस की, तो जो आम जनता है, जैसे मैं अगर दिल्ली में बैठा हूं, अगर मैं दिल्ली में 100 लोगों से बात करूंगा कि आरएसएस जो है वो भाजपा है या भाजपा में उनकी पैठ है, तो उनको ना सिर्फ ये लगता है कि हम टीवी पे ही ये बातें सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी जब आरएसएस को देखा है तो सवेरे पार्क के अंदर देखा हुआ है, निक्कर में पहने हुए देखा हुआ है, और वहां पे 15-20 लोग रहते हैं आरएसएस के, जो सवेरे अनुशासन की बात कर रहे होते हैं, अपने देश की कुछ भी बात कर रहे होते हैं, जो भी करते हैं वो लोग, वो उनके ऊपर है। हाथ में लाठी भी होती है, अनुशासन की भी बात कर रहे होते हैं। तो लोगों को आरएसएस वहीं तक दिखते हैं कि आम आदमी को हम चाहते हैं कि आम आदमी को आप ये भी बताएं कि भाजपा सबको दिखती है, क्योंकि भाजपा चुनाव लड़ती है, भाजपा के पार्षद आते हैं, विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, राज्य में सरकार बनती है, मंत्री बनते हैं, केंद्र में सरकार बनती है, मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री बनते हैं, केंद्र में कानून जो बनता है उसमें भाजपा का वर्चस्व रहता है। इवन सुप्रीम कोर्ट से भी जो है भाजपा जुड़ी रहती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं तो भाजपा की तरफ से वो राज्यसभा में सांसद बन जाते हैं। तो भाजपा क्या है, हर किसी को पता है, और भाजपा के नाम पे वोट डालता है। अगर एक आदमी भाजपा की बजाय वो बोले कि मैं भाजपा कांग्रेस से नहीं हूं, मैं आरएसएस से हूं और मुझे वोट डालिएगा, तो जो भाजपा को वोट डालता है वो कंफ्यूज हो जाएगा वोटर कि मुझे भाजपा को डालना है या आरएसएस को डालना है। ये मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, जो सच्चाई है। हम आपके माध्यम से जो है ये बताना चाहेंगे जनता को कि आरएसएस और भाजपा क्या है, इन दोनों में समन्वय क्या है, एक समझौता क्या है, क्यों ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, या किस प्रकार से पर्दे के पीछे जो आरएसएस है वो भाजपा को चलाती है, और भाजपा जो है अभी तक नतमस्तक ही देखी गई है आरएसएस के सामने। ये जरा जरूर खोल के बताइएगा, अदरवाइज क्या होता है, सब बड़े बड़े पत्रकार हमने देखे हैं, बड़े बड़ी चर्चाएं हमने देखी हैं, और हम करके किसके लिए रहे, आम जनता के लिए, और आम जनता को पता ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी बिहार के अंदर गहन पुनरीक्षण हो रहा है मतदाताओं का, SIR, अगर हम SIR या सर बाद में बीच बीच में बोलते रहे, लोगों को पता ही नहीं चलता है। एंटी करप्शन ब्यूरो सीधा कह दिया जाता है ACB, जबकि दिल्ली के अंदर एंटी करप्शन ब्रांच है वर्ड, चलो ब्रांच की वजह ब्यूरो भी, ACB बोलते हैं, ACB ने छापा मारा। अब जनता को क्या पता ACB है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा, इसमें समय तो लगेगा, लेकिन ये आप जनता को जरूर बताइएगा, जो कि जनता को बताना बहुत जरूरी है। देखिए, हम पत्रकार जो है वो हम शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा विश्वास रखते हैं, और हम शॉर्ट फॉर्म
में बोलते हैं, और उनको हमको लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो जनता को समझ में आ रहा है, लेकिन जनता को समझ में आता नहीं है। कुछ चीजें जो ऐसी होती है, जैसे उसको हमें गौर से देखना चाहिए कि आरएसएस ने हमेशा ये कहा है कि वो सिर्फ सांस्कृतिक संगठन है। वो कभी भी नहीं कहेगा कि वो राजनीतिक संगठन है, और वो हमेशा ये कहेगा कि हम सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अब ये ऐसा आरएसएस क्यों कहता है? क्योंकि आरएसएस का आरएसएस का जो महात्मा गांधी इनकी जो हत्या हुई, उसमें आरएसएस का रोल था। ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था। तब के जो केंद्रीय गृह मंत्री थे सरदार पटेल, उन्होंने आरएसएस को पूरी तरह से बैन करने की कोशिश, यानी पूरी उन्होंने प्लान किया था। उस वक्त के आरएसएस जो चीफ है, उन्होंने जाके उनको एक लिखित रूप में कह दिया था कि हम सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक चीजों में ही कार्य करेंगे और राजनीतिक चीजों में कार्य नहीं करेंगे। ये लिखित रूप में आरएसएस ने दिया, और उसके बाद आरएसएस के ऊपर जो पाबंदी थी वो उठाई गई। उसके बाद आरएसएस जनसंघ पार्टी थी, जनसंघ के साथ जुड़ा हुआ था। आरएसएस काडर तैयार करती है, और ये काडर जो है वो पार्टी कार्यकर्ता बनके जनसंघ के साथ जाते थे। आज भी ऐसा ही हो रहा है। आप देखिए कि बीजेपी को सबसे ज्यादा सप्लाई कार्यकर्ताओं की जो होती है वो आरएसएस से होती है। तो आपका कहने का मतलब ये कि जो आरएसएस है वो फील्ड जमीन से जुड़ी हुई है, उनके पास मजबूत कार्यकर्ता हैं जो कि वो सत्तारूढ़ दल यानी कि भाजपा उनको सप्लाई करते हैं, इसलिए उनका जो है मजबूती रहती है। जैसे कि हम पिक्चर में देखते हैं कि एक बड़ा कोई बड़ा आदमी आता है और नेताजी उसको नमस्ते करते हैं और कहता है देख हमने तुम्हें नेता बनाया, हमारी सुनिए। तो हम ये मान के चलें कि जो कार्यकर्ताओं की, मजबूत कार्यकर्ताओं की, जो अनुशासित कार्यकर्ताओं की जो फौज है वो आरएसएस के पास है, और आरएसएस भाजपा को देती है। आरएसएस भाजपा को देती है। दूसरा, आरएसएस का कंट्रोल भी भाजपा पे है, बीजेपी पे है। आप देखिए कि जो भी संगठन सचिव होता है ब्लॉक लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक, वो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस कार्यकर्ता होता है। कहीं पे भी जाके देखिए, आप किसी भी राज्य में जाके देखिए, संगठन सचिव जो है वो आरएसएस का ही कार्यकर्ता होता है। और आरएसएस के कार्यकर्ता वो बाहर कुछ भी कहें पब्लिकली, लेकिन काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही करते हैं। वो जाहिर रूप से बोलेंगे कि हम तो सारे पार्टी हमारे लिए समान है, लेकिन आपको ये जो आरएसएस के कार्यकर्ता है वो कांग्रेस का काम करते कभी आपको नजर नहीं आएंगे। वो कभी बाकी जनता दल या फिर बाकी जो पार्टियां हैं उनका काम करते हुए नजर नहीं आएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का काम करेंगे। तो जो भी आप कभी भी पत्रकारिता में आप कहीं पे भी जाएंगे, जहाँ पे भीड़ होगी वहां पे आप बात करने के लिए लोगों से जाएंगे, तो उसमें आरएसएस के कार्यकर्ता आपको मिलेंगे, क्योंकि उनको सीख दी गई होती है कि वहां पे जाके अपनी बात जो है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है, अपना नजरिया है वो रखने की। आप शांति से उनको बताएंगे भाई साहब कौन सी शाखा से आप जुड़े हुए हैं, तो वो बता देंगे वो ये शाखा से जुड़े हुए हैं। तो ये चीजें जो है वो उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि आरएसएस बिल्कुल अनुशासन मानने वाली है। उसका कोई लिखित रूप में कहीं भी संविधान नहीं है, उनका कोई भी लिखित रूप में चीजें होती नहीं है। तो एक तरह से जिस तरह से नाजी पार्टी थी उस तरह का ये काम वो करती है। हालांकि खुले रूप में वो करती नहीं, क्योंकि उन्होंने जो सरदार पटेल इनको जो लिखित रूप में दिया है वो कुछ हद तक वो उसका पालन करते हैं। लेकिन आज जिस तरह से पूरी तरह से बीजेपी फैली गई है पूरे देश में, तो खुल के आने में आरएसएस को परहेज नहीं है, और वो उनको होना भी नहीं चाहिए अभी, क्योंकि ये जो आड़ उन्होंने चद्दर ओढ़ी है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, ये अभी उनको छोड़ देनी चाहिए और खुले रूप में उन्होंने मैदान में आना चाहिए, और जो भी चीजें हैं वो खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि यही होगा तभी आरएसएस के बारे में जो बातें होती रहती है वो नहीं होगी। सीक्रेसी जो एक उड़ती है हमेशा आरएसएस अपने इर्द गिर्द, वो खत्म हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि आरएसएस की जवाबदेही भी बनेगी। सिर्फ बीजेपी को कार्यकर्ता सप्लाई करना ये आरएसएस का जो काम है, जवाबदेही भी तो होनी चाहिए उनकी। जो आज बीजेपी की जवाबदेही है, आरएसएस की कोई जवाबदेही है नहीं। तो ये जो चीजें हैं, जब आप पब्लिक संगठन है तो आपकी जवाबदेही भी बनती है और आपको वो लेना पड़ेगा। तो सर क्या हम ये मान के चलें कि जो भाजपा है, और जैसे कि अभी
मोदी शाह गुजरात लॉबी उनका वर्चस्व देखते हुए जेपी नड्डा जी ने पिछले चुनाव के दौरान बोला कि हम भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पद मिलते हैं गली मोहल्ले में भी, जो गली से पद शुरू हो जाते हैं तो सब जगह भाजपा का लिखा होता है। भाजपा का छोटे छोटे इलाके का जो सभाएं होती है उसमें भी पद होता है अध्यक्ष का, फिर मोहल्ले का भी होता है, फिर जिले का भी होता है, बहुत सारे प्रकोष्ठ बने होते हैं। तो सारे पद जो है भाजपा के नाम पे चढ़ते हैं, उन्हीं पदों का वो अपने नाम पे लेके चलते हैं, गाड़ी पे भी झंडा लगाते हैं, अपना विजिटिंग कार्ड भी बनाते हैं और किसी अधिकारी से भी मिलते हैं तो ये नहीं कहते कि हम आरएसएस से हैं, हाँ जी मैं इस प्रकोष्ठ का फला पदाधिकारी हूँ, ताकि अधिकारी उनकी सुने। तो ऐसे में बयान दिया गया कि भाई कि मोदी, और जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात लॉबी बिल्कुल वर्चस्व में है, तो जेपी नड्डा जी ने बोला कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है, उन्होंने जो भी बोला, लेकिन क्या भाजपा आरएसएस के बिना सफल हो सकती है? देखिए, आरएसएस और ये जो बीजेपी का जो रिश्ता है, वो मैंने जैसे बोला कि एक ही सिक्के के दो पहलू है, तो वो अलग नहीं हो सकते जी। क्योंकि आरएसएस का आज भी बीजेपी के नेता उसको पद मिलता होगा, लेकिन उसको दिन में क्या बोलना चाहिए इसकी जानकारी और इसकी जो टिप्स है वो आरएसएस का कार्यकर्ता ही देता है। और ये सुबह 7 बजे वो कार्यकर्ता जाता है, उस नेता को मिलता है और उसको बताता है कि आज उसको क्या बोलना है। बीजेपी में कई सारे नेता हैं जो कांग्रेस से गए हैं, बाकी पार्टियों से गए, वो कहते हैं कि हमारा जो पब्लिक एक्स ट्विटर हैंडल है या बाकी फेसबुक वगैरह सारी सोशल मीडिया जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कोई दूसरा ये कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो ये आईटी सेल कर रहा है। तो आईटी सेल क्या करें, इसकी जो प्लानिंग है वो आरएसएस करता है। तो ये सारी चीजें जो है कि आगे रणनीति क्या होगी बीजेपी की, कौन सी चीजें करनी चाहिए, इसका जो पूरा कंट्रोल जो है वो आरएसएस के हाथ में है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह यही कंट्रोल नहीं चाहते, आरएसएस का अपने ऊपर रिमोट कंट्रोल नहीं चाहते, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने जो जिस तरह से जीत दिलाई है बीजेपी को, वो अब तक किसी भी 50 साल के या 70 साल के बीजेपी के या आरएसएस की राजनीति में किसी में दी नहीं है। तो ऐसे में वो खुद अपना जो अपनी मनमानी है वो करना चाहते हैं, अपनी तरह से वो राजनीति करना चाहते हैं जो आरएसएस को पसंद नहीं। सर, अभी आप ये देखिएगा कि 75 साल की जो उम्र की बात चल रही है, मार्गदर्शन मंडल में डाल के, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद जो सीनियर लीडर थे बीजेपी के, मार्गदर्शन मंडल में डाल के उनको साइडलाइन कर दिया जा रहा है। और उसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं तो मोहन भागवत जी, उन्होंने भी अभी ये बात बोली कि जब 75 साल की शॉल उड़ा दी जाती है तो मतलब समझिएगा कि आपकी रिटायरमेंट हो गई, बाजू हट और किसी और को काम करने दें। एक सबसे अच्छी बात यह हो रही है कि जब नरेंद्र मोदी जी 75 साल के पूरे होंगे, उससे चंद कुछ दिन पहले ही मोहन भागवत वो भी जो है 75 साल के हो जाएंगे। अगर वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं ये कह के कि मैं 75 साल का हो गया हूं और मैं चाहता हूं कि नए लोग काम करने के लिए आए, तो क्या इस चीज का बहुत ज्यादा दबाव मोदी जी पे पड़ेगा? नंबर 1। नंबर 2, एक बार में आंसर दे दीजिएगा। और क्या इतने दबाव के बावजूद भी आप जो है बात सब भूल जाइएगा, आरएसएस क्या है, भाजपा क्या है, इतने दबाव के बावजूद भी क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे, 10 लाख का सूट पहनते हैं और हमेशा लाल कारपेट पे चलते हैं, तो ऐसे आदमी, ऐसे फकीर, जो कि है ऐसा फकीर हर कोई बनना चाहता है, तो ऐसे आदमी क्या मोहन भागवत जी के रिटायरमेंट के बाद इतने दबाव के बावजूद भी वो अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे? आपको लगता है कि क्या वो सत्ता से हटेंगे 75 साल की उम्र को देखते हुए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी हटेंगे, और ये जो सारी जो चीजें हैं वो देखते हुए नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि वो अपना कार्यकाल पूरा करें, और ये जो कार्यकाल है वो कार्यकाल पूरा करने की पूरी वो कोशिश करेंगे। और इसमें हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि कुछ नेताओं को आरएसएस ने ढील दी थी इस 75 साल का जो ये जो मियाद उन्होंने रखी है, उसमें बीएस येदियुरप्पा है और उसमें आनंदीबेन पटेल भी है। खुद के सुदर्शन 78
साल के होने के बाद वो रिटायर हुए थे। तो ये सारी चीजें देखते हुए आरएसएस में बिल्कुल 75 पे फुल स्टॉप है ऐसा तो है नहीं। तो ये चीजें जो देखते हुए नरेंद्र मोदी इनको भी बताया जाएगा कि वो एक एग्जिट, ऑनरेबल एग्जिट वो ले सकते हैं बतौर राष्ट्रपति बन के। तो अगले 5 साल उनको जो भी है राजनीति करने को मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे वो चुप नहीं बैठेंगे, वो अपनी चीज अपनी तरीके से वो चीजें करेंगे। तो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि आगे ये भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी इनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए आरएसएस चीफ जो है भागवत वो खुद अपना इस्तीफा दे और दूसरों को वो आगे करे। लेकिन उसका परिणाम कितना होगा, क्या आरएसएस का ये जो बात है वो नरेंद्र मोदी मानेंगे, ये देखना होगा। लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ कि अपनी रिटायरमेंट के बारे में जो मोदी जो फैसला लेंगे वो मोदी ही लेंगे और कोई नहीं ले सकता, ये बात तो तय है। तो हम ये मान के चलें साफ तौर पर कि जो फकीर हैं वो झोला उठाकर चले जाएंगे, इसकी संभावना ना के बराबर है। क्या सही है? ना के बराबर, सही है, ना के बराबर। जी ठीक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, शुक्रिया, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।